नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन से ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हर्षकालीन व बाद का भारत। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन देखना है और अपनी तैयारी को भी परखना है। लास्ट बार रीट 2018 में इस चैप्टर से भी ये क्वेश्चन बना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन कब शासक बना था? तो कब शासक बना था आप बताएं। 600 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 612 ईस्वी में या फिर 618 ईस्वी में? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 606 ईस्वी में शासक बना था हर्षवर्धन। और कब तक रहा था? तो 647 ईस्वी तक। देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप जान लीजिए कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक इनकी पुत्री भी थी जिनका नाम है राज्यश्री। तो देखिए, जो ये राज्यवर्धन था ये राजा बना था प्रभाकर वर्धन के बाद में, लेकिन जो गौड़ के शासक थे शशांक, गौड़ का एक शासक था शशांक, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद में फिर राजा बना था हर्षवर्धन। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, पुष्यभूति वर्धन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, कन्नौज या फिर कोई नहीं? तो देखिए, हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी कन्नौज को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो हर्षवर्धन के पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ पर पड़ता है ये? हरियाणा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर एक सभा का आयोजन करवाता था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करवाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हर्षवर्धन की किस सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था? कन्नौज सभा को, प्रयाग सभा को, थानेश्वर सभा या फिर कोई नहीं? तो देखिए, हर्षवर्धन की जो प्रयाग सभा थी जिसका आयोजन वो हर 5 वर्ष में करवाता था, इस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित्र। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा हर्षचरित्र। ये रचना नहीं है हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षचरित्र ये किसकी पुस्तक है? ये है बाणभट्ट की पुस्तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हर्ष का राज्य किस में विभक्त था? तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो देखिए, जो हर्ष का राज्य था ये विभक्त था प्रांत, भुक्तियां, विषय और ग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो देखिए चोल थे, जो चोल राज्य था, चोल राज्य विभक्त था मंडल और नाडु में। और एक राज्य था पल्लव, जो पल्लव राज्य था वो राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम इनमें विभक्त था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आगे भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको वापस आंसर बताना है। तो चलिए आगे चलते फिर। हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन ने जो धर्म अपनाया था वो अपनाया था बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन पहले तो सूर्य भगवान और जो शिव जी थे उसका उपासक था, लेकिन बाद में ये बौद्ध बन गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? और जो ये देखिए कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन हुआ था ये 23 दिनों तक चला था। तो देखिए, इसका अध्यक्ष बनाया गया था ह्वेनसांग को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, हर्षकालीन सिक्कों पर क्या लिखा था? हर्षनाथ, हर्षदेव, राज्यश्री, राजाधिराज। तो देखिए, जो हर्षकालीन हमें सिक्के मिले उस पर
अंकित हैं हर्षदेव नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जयदेव की पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र, गीत गोविंद, रत्नावली या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो हर्षचरित है ये तो बाण भट्ट की पुस्तक है। रत्नावली किसकी है? आगे हमने देखा था हर्षवर्धन की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। बाण भट्ट की पुस्तकों के नाम यहाँ पर आपको बताना है हर्षचरित्र, रत्नावली, हर्षदेव या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्षचरित्र ये पुस्तक है बाण भट्ट की। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये बता दिया था पहले। इनकी एक पुस्तक और है, उसका भी आप नाम ध्यान रखिएगा। एक तो है हर्षचरित्र, एक है कादम्बरी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे बाण भट्ट, हरिदत्त, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन के ये दोनों दरबारी विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है हर्षवर्धन के संबंध में। इसकी किसकी? हर्षवर्धन की सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है। नालंदा मोहर के एक अभिलेख में हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। हर्ष के सिक्कों पर घुड़सवार का चित्र भी मिला है, या फिर सभी। तो देखिए ये तीनों कथन सत्य हैं, ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जो सोनीपत से हमें मोहर मिली है उसके शीर्ष पर क्या है? बैल की आकृति है। और जो नालंदा से जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें हर्ष को कहा गया है महाराजाधिराज। और ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो हर्ष के सिक्के उस पर नाम तो अंकित है हर्षदेव का, हर्षदेव। और अगर चित्र का भी पूछ लिया आप तो घुड़सवार यानी घोड़े का सवार करते हुए हर्षवर्धन को बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हर्ष ने छठी प्रयाग सभा का आयोजन कब करवाया था? तो देखिए इन्होंने छठी प्रयाग सभा का आयोजन करवाया था 643 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय की का पुस्तकालय है? रत्न सागर, रत्नदाही, रत्नरंजक या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सभी। जो ये तीनों पुस्तकालय हैं ये कहाँ पर है? ये है नालंदा विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कौन सा हर्षकालीन कर नहीं है यानी टैक्स नहीं है हर्षकालीन, वो आपको बताना है। खोम्स, भाग, बल्ली, हिरण्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो खोम्स नामक कर था वो हर्षकालीन नहीं था। भाग है, बल्ली है और हिरण्य, ये तीनों कर होते थे हर्षवर्धन के समय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? तो देखिए ये भारत आया था हर्षवर्धन के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे भी हमने देखा था कि जो कन्नौज में विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, किसको? ह्वेनसांग को। आगे चलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय था तो कौन था? चोल था, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ये था चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंतीदुर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद व अमोघ वर्ष किस राजवंश के शासक थे? तो देखिए ये सारे शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था? और यह अधिकार कब किया गया था? 885 ईस्वी में। तो देखिए ये चोल शासक कौन था जिसने पल्लवों को हराया था? ये था आदित्य प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को हराया था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर
चालुक्यों ने पुनः कब राज्य स्थापित किया? तो देखिए, चालुक्यों ने पुनः राज्य स्थापित किया था 973 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। चालुक्यों ने अपना राज्य पुनर्स्थापित करने के पश्चात किसे राजधानी बनाया गया? तो देखिए, चालुक्यों ने बाद में राजधानी बनाया था किसको? कल्याणी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। चालुक्य राज्य नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। चोल वंश कृष्णा और कावेरी के बीच समुद्र तट पर स्थित था। राष्ट्रकूट वंश नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में फैला हुआ था। पल्लव वंश उत्तरी भारत का राजवंश था। तो यहाँ पर जो भी असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लव वंश उत्तरी भारत का राजवंश नहीं था, ये एक दक्षिणी भारत का राजवंश था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ये तीनों फैक्ट जरूर ध्यान रखने हैं कि चालुक्यों का जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? नर्मदा से लगाकर कृष्णा नदी तक। चोल वंश का कृष्णा से कावेरी के मध्य समुद्र तट पर। और जो राष्ट्रकूट वंश है इनका विस्तार फैला हुआ था महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी के दक्षिण से महाराष्ट्र तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चोल वंश का प्रतापी शासक था तो कौन था, बताएं? तो देखिए, ये था राजेंद्र प्रथम। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, गंगीकोट की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए, ये की थी चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। यह आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, पल्लव राजवंश ने राज्य को किस इकाई में नहीं बांटा था? तो आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे और क्वेश्चन पूछूंगा इनसे संबंधित। तो देखिए, मैंने आपको आगे बताया था कि जो पल्लव राजवंश था वो विभक्त था राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में। तो नाडु इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर वातापी का विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? तो किस राजवंश ने बनाया था? चालुक्य राजवंश ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मिहिर भोज किस राजवंश का प्रतापी शासक था? तो देखिए, मिहिर भोज ये शासक थे गुज्जर प्रतिहार वंश के। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। चंद्रदेव किस राजवंश का संस्थापक था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा गढ़वाल। कंबन रामायण किस भाषा में उल्लेखित है? तो देखिए, कंबन रामायण ये उल्लेखित है तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। 12वीं की पुस्तक कौन सी है? शिशुपाल वध, राजतरंगिणी, किरातार्जुनीयम, कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। किराता अर्जुनियम जो पुस्तक है ये किसकी है? 12वीं की। शिशुपाल वध ये किसकी है? कवि माघ की। राजतरंगिणी किसकी है? कलहण की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। यहां पर आपको सत्य कथन बताना कि कौन सा कथन सत्य है। सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सभी। तो देखिए, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात पर किसका शासन था? सोलंकी वंश का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो फैक्ट है वो है पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। और जो लास्ट फैक्ट है वो है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया।
कब पराजित किया ये आपको बताना है। तो देखिए परमार्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1182 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और देखिए रीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। आगे देखते हैं हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। तो देखिए हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि एक चालुक्य राजा था। आगे देखते हैं किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार किया था। तो देखिए ये पल्लव शासक कौन था, ये था नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब किया ये भी आपको डेट ध्यान रखनी है, 642 ईस्वी में। आगे देखते हैं पल्लवों की अधीनता ने से, यहां पर ये से है, पल्लवों की अधीनता से चोलों को मुक्त कराया। तो चोलों को मुक्त किसने करवाया, पल्लवों की अधीनता से। तो देखिए ये करवाया गया था विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं चोलों का राज्य किस में विभक्त था। तो देखिए मैंने आपको आगे बताया था कि जो हर्षवर्धन का राज्य था ये विभक्त था प्रांत में, भुक्तियों में, विषय में और ग्राम में। फिर मैंने आपको बताया था आगे एक क्वेश्चन और था कि पल्लव जो राज्य था वो किस में विभक्त था, राष्ट्र, कोटम और ग्राम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो चोलों का राज्य था ये किस में विभक्त था, मंडल और नाडु में। आप नॉर्मली एक ट्रिक के रूप से इसको याद रख सकते हैं। देखिए चोल में कितने वर्ड है, एक और दो, चोलो, ठीक है, या फिर चोल, दो वर्ड है, तो मंडल और नाडु, यहाँ पर ये दो शब्द हैं। पल्लव में कितने, प, ल और व, तीन वर्ड है, तो राष्ट्र, कोटम और ग्राम। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी इनको तो आपको याद करना होगा हर्षवर्धन का। और ये भी देखिए कि जो पल्लव है, पल्लव में यहाँ पर एक तो आधा ल आ रहा है, एक पूरा ल आ रहा है। तो बीच में यहाँ पर देखिए कोटम में भी एक आधा ट आ रहा है, एक पूरा ट आ रहा है। तो आपको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ट्रिक को अपना के याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर आला व उद्दल किस वंश के शासकों के वीर शासक थे। तो देखिए आला व उद्दल ये चंदेल वंश के शासकों के वीर शासक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंद्रदेव के द्वारा। गोहिल वंश का प्रथम शासक था, तो कौन था, यह था श्री गोहिल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं परमार वंश का प्रतापी शासक था। तो देखिए परमार वंश का जो प्रतापी शासक था वो था राजा भोज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर ओडिशा में नहीं है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर पुरी, देलवाड़ा जैन मंदिर। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा देलवाड़ा जैन मंदिर। ये हमारे राजस्थान में, ना कि ओडिशा में। तो ये जो ऊपर के तीनों मंदिर है ये ओडिशा में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो सूर्य मंदिर बना हुआ है वो कोणार्क में, और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। तो आप एक काम करें कि उस चैप्टर को पहले एक बार रीड करें, बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए इससे आपकी जो तैयारी है वो और भी शानदार लेवल से होगी। और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को कहीं पर लिखते चले, बार बार आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में काफी अधिक बेनिफिट देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।